हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट जो है यह इन्वायरमेंट से था, वो वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी कि अर्थव्यवस्था के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है यह 27 अक्टूबर को है और अब आपके पास 58 दिन शेष बचा हुआ है। तो आप लोग अब फोकस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए ताकि अपनी कमियों को दूर करते हुए अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। ऑप्शन ए यूनिट द्वारा बिक्री पर, ऑप्शन बी मशीनों और उपकरण में निवेश पर, ऑप्शन सी बाजार में व्याप्ति पर, या ऑप्शन डी निर्यात क्षमता पर। तो यह किस पर आधारित है? लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? यह आधारित है मशीनों और उपकरण में निवेश पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था जो होती है वह होती है ऑप्शन डी। ना तो यहाँ इस अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, जिसका अर्थ है कि ना कोई निर्यात होता है और ना कोई आयात। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987, 1985, 1984 या फिर 1991। तो इसकी जो स्थापना है यह 1987 में की गई। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की थी। यानी ट्राइफेड यानी कि जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी है किसी फर्म का उत्पादन, ऑप्शन डी है मूल्य स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में कौन नहीं शामिल है? तो किसी फर्म का उत्पादन जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी फर्म के उत्पादन का अध्ययन जो है यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यह समष्टि के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन बी है ईंधन और ऊर्जा, ऑप्शन सी है विनिर्मित वस्तुओं, या फिर ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिर्मित वस्तुओं का WPI में सर्वाधिक भारांश होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो भारांश होता है यह 64.23% होता है। साथ ही ईंधन और ऊर्जा का जो भारांश होता है यह 22.62% होता है। बाईस 22.62% जो होता है यह प्राथमिक उत्पाद का होता है। ईंधन का जो होता है, ईंधन और ऊर्जा का, यह होता है 13.15%। और 22% किसका होता है? तो प्राथमिक उत्पाद का होता है। और विनिर्मित वस्तुओं का कितना भारांश होता है? तो यह होता है 64%। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, हरित क्रांति 1966-67, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010 में नहीं शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह 2011 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 2011 में ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरण हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। कौन सा यहाँ पे हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव हैं, या मृदा का अनुपजाऊ होना ये भी है, पर्यावरण हानि भी है, और भौम जल स्तर का निम्नीकरण भी है हरित क्रांति की वजह से। जो नहीं हुआ है या हुआ है, छोटे और बड़े किसानों के मध्य जो आय असमानता में कमी आई है, यह हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है, यह लाभ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? ऑप्शन ए है, निगमन पंजीकरण की तिथि 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। दूसरा है, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अब नीचे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी? चौथी, पाँचवीं, छठी या फिर सातवीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि अपनी समयावधि पूरी नहीं कर पाई थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था यह था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979, जो कि एक वर्ष पूर्व ही 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो स्मार्ट सिटी मिशन दिया हुआ है 2014 में नहीं हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है यह 2015 में शुरू हुआ था, 2015 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में योजनाएं दी हुई हैं यह सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान अनवरत योजना को किसने लागू किया था? डीपी धर, डी.आर. गाडगिल, डी.टी. लकड़वाला या फिर के.सी. चक्रवर्ती? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.टी. लकड़वाला ने भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्लान अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनाल मिल्टन ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान को वर्ष 1978 से 80 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला ने लागू किया था। यानी कि उस समय डी.टी. लकड़वाला जो थे वह योजना आयोग के अध्यक्ष थे और रोलिंग प्लान को इन्होंने ही लागू किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मेगा फूड पार्क योजना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, ऑप्शन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास, ऑप्शन डी फार्म मशीनरी बैंक योजना। कौन सा यहाँ पे योजना जो है जो कि शामिल नहीं है किसमें? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्म मशीनरी बैंक योजना जो है यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्रधानमंत्री किसी संपदा योजना में शामिल योजनाएं हैं इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला है मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना। तीसरा है बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज का विकास। चौथा है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास। और पांचवा है खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। छठा है मानव संसाधन तथा संस्थान। और सातवां है खाद्य प्रसंस्करण परिरक्षण क्षमताओं पर सृजन विस्तार। यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में ये 7 उप योजनाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन डी जो है यह इसमें शामिल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वर्ष 2019 में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी, घोषित की गई। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में और अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना जो है 2019 में शुरू की गई।
डेट है 15 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है हैरड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ऑप्शन डी है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। किस पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल था यह था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा? 5, 6, 7 और या फिर 8? तो कितने वर्षों का यहाँ पे योजना अवकाश था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला जो योजना अवकाश हुआ था वह 1966 से 69 के बीच में 3 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष। और दूसरा जो हुआ यह हुआ 1979 से 1980 तक 1 वर्ष का। और साथ ही तीसरा जो योजना अवकाश हुआ है यह 1990 से 1992 तक हुआ और यह 2 वर्ष का हुआ टोटल। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का योजना अवकाश हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन। उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, उपभोक्ता सेवाएं इत्यादि जो हैं प्रमुख तृतीय क्षेत्र सेवाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैंकिंग और कम्युनिकेशन जो है यह तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं स्टार्टअप सेवाएं। स्टार्टअप सेवाओं को तृतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत, यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र वाला देश है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में ये उपयुक्त जो है सभी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ई कॉमर्स कंपनी वस्तुतः एक ऐसी कंपनी होती है जो उत्पादों की खरीद एवं डिलीवरी के लिए विक्रेता और खरीदारों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष यानी कि NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई? 2015, 2016, 2017 या फिर 2019? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है यह अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना है। ग्रीनफील्ड मतलब ये होता है कि जो एकदम नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी, और ब्राउन फील्ड मतलब ये होता है कि जो पहले से बनी हुई हैं और उसमें निवेश किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन ए है केंद्र संबंध से, ऑप्शन बी है कर सुधार से, ऑप्शन सी है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, ऑप्शन डी है मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन। तो यहाँ पे रतन पी वाटल समिति का संबंध किससे था? तो डिजिटल भुगतान से था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रतन पी वाटल समिति का संबंध जो है डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देने से था। इस समिति का जो गठन वर्ष था यह 2016 था। 2016 में इसका गठन किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? रघुराम राजन समिति, सुब्बाराव समिति, राजा चलैया समिति या फिर नरसिम्हम कार्य समूह? किसके आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिश पर 1975 में इन्होंने सिफारिश की थी, और इसी के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऑप्शन सी है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेबी को इनमें से किस में शामिल किया जाता है? तो सेबी जो है या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सेबी जो है या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनएक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? 1992, 1999, 2006 या फिर 2012? ग्रीनएक्स जो है इनमें से किस वर्ष जारी किया गया? तो यह जारी किया गया था 2012 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है ग्रीनएक्स जो है यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है योजनागत व्यय, ऑप्शन बी है गैर योजनागत व्यय, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्षा सेवाओं पर व्यय जो है यह गैर योजनागत व्यय है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा सेवाओं पर व्यय एक अनिवार्य व्यय है, इसलिए इसके लिए अलग से योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु तो निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? ऑप्शन पहला पॉइंट है कंपनी का आकार, दूसरा पॉइंट है वित्तीय स्थिति और तीसरा पॉइंट है संचालन। तो इनमें से कौन सा जो है आधार देखा जाता है मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने के लिए किसी कंपनी को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों आधार देखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु तो निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? कौन सी आवश्यक शर्त? ऑप्शन ए है पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना, ऑप्शन बी है भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, ऑप्शन सी है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ, या फिर ऑप्शन डी है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ। तो कौन सा यहाँ पे एक मानक है जो कि महारत्न कंपनी के लिए जरूरी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उसे पूर्व में जो महारत्न कंपनी बनेगी उसको पहले नवरत्न होना चाहिए, मिनी रत्न नहीं नवरत्न होना चाहिए, ना कि मिनी रत्न। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में मिनी रत्न दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों होने चाहिए, तो तीनों सही हैं। पहला यहाँ पे गलत है, चूंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है, तो पहला यहाँ पे आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो कि भारत में महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त की है अभी तक? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है भेल, ONGC, HAL या फिर सेल। कौन सी इसमें ऐसी है जिसको अभी ये दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मिनी रत्न, ऑप्शन बी है नवरत्न, ऑप्शन सी है महारत्न यहाँ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है यह कौन सी कंपनी है? तो यह है नवरत्न। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे मिनी रत्न में शामिल होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें। पहला है खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा है पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, और तीसरा है निम्न जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हैं तो उचित आधार हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा उचित आधार होगा? तो खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन होगा, ये पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना ये भी होगा, और निम्न जनसंख्या घनत्व ये भी होगा। तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तीनों जो यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट तीनों जरूरी हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी है अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, ऑप्शन सी है अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष एवं 5 सदस्य जो है वित्त आयोग में शामिल किए जाते हैं। और इसका आर्टिकल क्या है, तो 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और यह एक न्यायिक निकाय है और प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी इसका सही होगा, अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। ऑप्शन बी है ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऑप्शन सी है ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऑप्शन डी है ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वित्त आयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों के योग्यताओं में शामिल नहीं है, कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ऐसा प्रावधान नहीं है इनके सदस्यों के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर विजय केलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाई.वी. रेड्डी या 14वें वित्त आयोग के थे और 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे विजय केलकर। अब रिसेंटली 16वां भी बन चुका है और जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह, 14वें के वाई.वी. रेड्डी, 13वें के विजय केलकर और 16वें के कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना जो हुई है योजना आयोग के एवज में हुई है। तो यहाँ पे 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015, 13 अगस्त 2014 या फिर 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ कब हुआ है, तो यह हुआ है 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल हैं। तो नीति आयोग के पदेन सदस्यों में कौन शामिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जो है वह शामिल होते हैं। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। उपाध्यक्ष सदस्य पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष, तीसरा है अंशकालिक सदस्य, चौथा है पदेन सदस्य और 5वां है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और ऑप्शन छठा है सचिवालय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न में, नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। तो यहाँ पे नीचे अब जो 6 पॉइंट दिया हुआ है वह आंसर है कि कौन कौन से इसमें से होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता। ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता। ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता। ऑप्शन डी है सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह 1951 से 1956 तक था और इसका जो उद्देश्य था वह था कृषि को प्राथमिकता इस योजना में दी गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1956 से 61 तक और इसमें औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह था 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये ईयर भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये सब याद रखिएगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया था। सभी जो है यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन पहले देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसकी कार्यावधि जो थी यह 1969 से 1974 तक थी, के तहत तीव्र विकास पर बल दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय अनुमान है कितना? यहाँ पे पैसा डिसाइड किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 60,000 करोड़ होगा यहाँ पे, करोड़ रुपए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई? वर्ष 1978 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है यह कब लागू की गई? तो यह लागू की गई वर्ष 1978 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार द्वारा वर्ष 1978 में लागू की गई थी। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनाल मिल्डर द्वारा दिया गया था। तो पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव था यह गुरनाल मिल्डर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी है राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी है श्रम बाजार नीति, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक नीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। राजकोषीय नीति जो है यह सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय आय, व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ जो प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के उपयुक्त उपकरणों का उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता तथा आर्थिक समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय नीति के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन ए है इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। ऑप्शन बी है इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। ऑप्शन सी है इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। ऑप्शन डी है इसका परिणाम तात्कालिक होता है। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यह यहाँ पे असत्य है, क्योंकि राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं है अपितु सरकार की बजट नीतियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है, बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अनुपातिक कर प्रणाली, ऑप्शन बी है प्रगतिशील कर प्रणाली, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष कर प्रणाली या फिर ऑप्शन डी है ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जो है यह कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, ऑप्शन बी है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन भुगतान करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी। तो कौन सा यहाँ पे राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उपयोग में लाया जाता है? किस राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है? ऑप्शन ए अधिभार, ऑप्शन बी उपकर, ऑप्शन सी मूल्य वर्धित कर या फिर ऑप्शन डी सेवा कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी उपकर। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर उपकर कहलाता है। जैसे स्वच्छ जल उपकर। कर के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया किसी गणना दायित्व पर की जाती है, अधिभार कहलाता है। भारत में चलैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार सेवा कर 1994 से 1995 में 3 सेवाओं यानी कि टेलीफोन, साधारण बीमा तथा शेयर दलाली पर लगाया गया था। यह कर सेवा पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मुख्य प्राधिकारी होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन देखते हैं। उपहार कर, निगम कर, परिवहन कर या फिर सीमा शुल्क। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। परिवहन कर जो है यह केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता। परिवहन कर एक प्रकार का राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल एक कर है, जबकि उपहार कर और निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में शामिल एक कर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर। उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाभांश कर, टोल टैक्स और व्यय कर ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? जौ, सोयाबीन, कपास या फिर तरबूज। तो शीत ऋतु की फसल कौन सी है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। जो है यहाँ पे शीत ऋतु की फसल है, शीत यानी कि रबी की फसल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसकी बुआई जो होती है यह अक्टूबर नवंबर में होती है और इसको काटा मार्च अप्रैल में जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। दूसरा है सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। और तीसरा है कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। अब यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा यहाँ पे सत्य है। तो पहला एवं दूसरा यहाँ पे सत्य है, यानी कि चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं, सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ जो है यह बागानी फसलें हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।